हाँ देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये 4-5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और देख के आपको बताना है कि कौन से वाले एग्जाम्पल में हम बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, पहला कहता है कि रेलवे कैरेज। तो रेलवे कैरेज का मतलब मालगाड़ी समझ लीजिए आप। मालगाड़ी समझते हो ना? मालगाड़ी मूविंग विदाउट जॉक्स बिटवीन 2 स्टेशंस। तो एक मालगाड़ी है जो 2 स्टेशन के बीच में चलती है। तो आपको बताना है कि क्या मालगाड़ी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? मालगाड़ी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर हम मान सकते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं? मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सिचुएशन को थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो तुम ये बता दो कि मालगाड़ी बहुत जल्दी जल्दी रुकता है क्या? बोलो ना। बेतिया से चलेगा तो हमको लग रहा है कम से कम रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? चौकिया। अरे तो चौकिया से पहले मोतिहारी आता है। मैंने मान लो कि इधर अगर जाएगा तो कम से कम कहाँ रुकेगा? क्या मझौलिया रुक जाएगा जाके? नहीं, बहुत रेयर केस में रुकेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकता है। वो अगर शांत रहिए, उसका स्टॉपेज वहां पे नहीं होता है ना। तो कम से कम अगर हम बात करें 2 स्टेशंस की, तो 2 स्टेशंस के बीच का जो सेपरेशन होगा कम से कम मतलब 10-15 किलोमीटर से तो ज्यादा ही ना होगा। अरे बोलो ना जल्दी, 10-15 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगा। मोतिहारी तो फिर भी 50 किलोमीटर है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर मैंने 10 किलोमीटर यहाँ ड्रॉ करना चाहा, मान लो बाबू कि यहाँ से गाड़ी चलती है, ये है 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8, 9 और क्या 10 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच का सेपरेशन मैंने कितना मान लिया? 10 किलोमीटर मैंने कम ही माने, इससे ज्यादा होता है कि नहीं? इधर नरकटियागंज भी जाओगे तो 35 किलोमीटर है। अरे है कि नहीं? फिर भी मैंने 10 किलोमीटर माना। अब मान लो कि मालगाड़ी जो है वो 100 मीटर लंबा है। 100 मीटर की कोई मामूली लेंथ है? 100 मीटर लंबा है ना। आप बताइए कि ये वाला जो सेपरेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 किलोमीटर को। हे भगवान, थोड़ा बोलते रहो, मूड आज ठीक नहीं है मेरा वैसे भी। ठीक है हाँ तो बोलते रहो, ठीक है। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 किलोमीटर को। अब इसमें ना हमको 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करें? इस 1 किलोमीटर को फिर 10 भाग में बांटे। अरे 1 किलोमीटर को 10 भाग में बांटोगे 100 मीटर ही ना मिलेगा। एक काम करते हैं, बांटते हैं। ये देखिए, ये तो मैंने बांट दिया आधा आधा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। अब आप बताइए कि 100 मीटर को जब आप ड्रॉ करिएगा तो आप इतना ही दूर में ना ड्रॉ करिएगा। यही तो है आपका मालगाड़ी। ये आपको समझ में आया ही नहीं मैंने किया क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैंने कितना ड्रॉ किया है? मैंने 10 किलोमीटर अगर ड्रॉ किया है तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो 100 मीटर है, क्या वो एक पॉइंट की तरह नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है। तो बिल्कुल इस सिचुएशन में हम मालगाड़ी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम हो, माने कम से कम तो 10 गुना कम होना चाहिए। अरे बोलिए ना, कम से कम कितने गुना कम होना चाहिए? यहाँ तो फिर भी 100 गुना कम हो गया तो ज्यादा ही कम है, लेकिन कम से कम 10 गुना होना चाहिए। तो हम उस पार्टिकल को लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट माने मान सकते हैं। माने 10 गुना 20 गुना 30 गुना अगर रहे तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से बताइए क्या कॉन्सेप्ट था। अगर ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो उसके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में काफी छोटा हो तो हम उसको लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है? लेकिन वही मान लीजिए कि मालगाड़ी यहां से चलती है और ये क्या है, छावनी जाके रुक जाती है। अरे छावनी वाला ढाला है ना, वहां पे तो कितना दूर होगा? हमको लग रहा है 2 किलोमीटर होना चाहिए, उसे कम होना चाहिए। चलो 2 किलोमीटर को ही अगर हम ड्रॉ करें तो यहां से यहां तक मैंने ड्रॉ किया, क्या बताइए? 2 किलोमीटर ड्रॉ किया। तो बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 किलोमीटर को। अब 100 मीटर
लंबी रेलगाड़ी को आपको ड्रॉ करना है तो इस 1 किलोमीटर को आप 10 भाग में बांटिएगा ना, बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या, तो ये ना अब की बार रेलगाड़ी हो गया। क्या अभी हम इसको मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? क्योंकि इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है उसके लेंथ के रेस्पेक्ट में। यहाँ हमको मुश्किल होगा मानने में, यहाँ हम बड़ी आसानी से मान सकते हैं। क्लियर है? अच्छा है। तो पहले वाले केस में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला केस देखते हैं। एक मंकी है, समझ रहे हो, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन, एक आदमी के सर पे बैठा हुआ है और वो आदमी साइकिलिंग कर रहा है स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहा है। अरे बोलो ना। तो एक बात बताओ यार, साइकिलिंग कर रहे हो तो तुमको क्या लग रहा है उस ट्रैक का जो लेंथ होना चाहिए वो क्या 1-2 मीटर होना चाहिए, उसमें तुमसे साइकिल चलेगा? अरे तो कम से कम 10-20 मीटर होना चाहिए कि नहीं? तुमसे मैं बोलूँ कि चलो इतने ही दूर में तुम साइकिल चलाओ तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको, लगातार अगर चलाते रहना हो। ठीक है, मोड़ ओड़ होता है तो भले हम लोग मोड़ लेते हैं, लेकिन लगातार अगर इतने दूर में मैं आपको साइकिल चलाने को बोल दूँ मुश्किल होगा कि नहीं? और वो भी ऊपर बानर बैठा हुआ है, आदमी साइकिल चला रहा है, कम से कम मतलब 20-25-30 मीटर का ट्रैक होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो ट्रैक मान लीजिए अगर 20-25 मीटर का है तो उसमें जो साइकिल चलाने वाला आदमी होगा मान लो इतना है, और उसमें भी बानर जो होगा वो इतना होगा। कितना होगा बानर? मान लीजिए कि अगर अपने से हम अपने से क्या करेंगे, आप लोग हम अपने से कंपेयर करिए तो इतना ही ना होगा। मान लीजिए कितना ही, हमको लग रहा है आधा मीटर के आसपास में है। तो आपको नहीं लग रहा आधा मीटर के रेस्पेक्ट में 20-25-30 किलोमीटर काफी ज्यादा हो गया? 20-25 मीटर काफी ज्यादा नहीं हो गया? आधा मीटर के रेस्पेक्ट में 25 मीटर 50 गुना हो गया। तो मैंने तो कहा कि लगभग 10 गुना तक में हम लोग कोशिश करते हैं कि मान लें, यहाँ तो 50 गुना हो गया। तो क्या हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? हम इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा वाला कहता है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है जो जब जमीन से टकराता है तो एक शार्प टर्न लेता है। अरे बोलिए, पढ़ के देखिए ना। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग दी ग्राउंड। तो आपको पता है कि जब स्पिन बॉल फेंका जाता है ना तो फेंकते समय ऐसे घुमा के फेंका जाता है, यानी बॉल का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। अगर आप रोटेट करा के नहीं फेंकिएगा तो गिरने के बाद वो घूमेगा नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ बॉल का ना रोटेशनल मोशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखिएगा, रोटेशन कभी भी किसी पॉइंट का पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट का रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि ना पॉइंट की लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ना वो डायमेंशनलेस चीज होता है पॉइंट। रोटेशन किसका पॉसिबल है? कम से कम एक लाइन का। रोटेशन कम से कम किसका पॉसिबल है? एक लाइन का ना पॉसिबल है। अरे तब ना बोलोगे कि ये 30 डिग्री रोटेट किया, 50 डिग्री रोटेट किया। बोलो ना यार। तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन कम से कम किसका पॉसिबल है? एक लाइन का। और लाइन के लिए कम से कम आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए। अरे बोलिए ना। दुनिया का जो सबसे छोटा लाइन है उसके पास कितने पॉइंट्स होंगे? 2 पॉइंट होंगे, तभी हम उसको लाइन बोल सकते हैं। अगर एक पॉइंट को हम लाइन बोल देंगे क्या? बोलिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बॉल रोटेट कर रहा है ना तो कम से कम हमारी मजबूरी है कि हम उसमें 2 पॉइंट तो कंसीडर करेंगे ही, तब जाके हम रोटेशन देख पाएंगे। हम रोटेशन नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। उसमें हम देखेंगे कि सिस्टम जो है उसके पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ एक टर्म आ गया है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब हुआ रोटेट करना, और रोटेशन कभी भी एक पॉइंट का पॉसिबल नहीं है। यानी हम इस क्रिकेट बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। मान लेंगे तो रोटेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको काट दीजिए। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। तो मान लीजिए कि ये कोई टेबल है, तो टेबल मतलब कितना ऊंचा होता है? क्या 25-30 मीटर ऊंचा होता है क्या? अरे जो तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा जो डेस्क है वही ना टेबल का एवरेज हाइट होता है। तभी टेबल है, मान लो उसके ऊपर ऐसा एक बीकर उकर रखा हुआ और ये गिर जा रहा है, तो तुमको क्या लग रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा बड़ा है?
मुश्किल से 4 5 6 गुना 10 गुना बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं कह रहा है कि हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। हाँ, यही बीकर अगर किसी 4 मंजिल पर से गिरा होता, 4 मंजिल के रेलिंग पर से गिर गया होता, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो अभी इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। आपको ग्राफ तो नजर आ रहा है ना? और थोड़ा ये भी बता दीजिए कि ये ग्राफ कौन कौन सा ग्राफ है। ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन और टाइम ग्राफ है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि वेलोसिटी का थोड़ा आप डेफिनेशन बता सकते हैं जिसमें पोजीशन आता हो। हाँ, तुम बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मैंने कहा कि वेलोसिटी का आप ऐसा डेफिनेशन बताइए जिसमें पोजीशन आता हो। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, अरे तुमको याद है हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहो, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहो, बात बराबर है। हाँ ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आपको पता है ना डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब आपको बताना है, आप बताइए आप, ठीक है। अच्छा तुम बताएगा, चलो तुम ही नहीं ठीक है, बताओ ना यार, क्या दिक्कत है। तुम बताओ डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है? ये तो रिवीजन के दौरान भी मैंने बताया था। क्या मतलब होता है? हैं? तो विद्या साइकोलॉजी गेम खेल रहा है ये। उधर से सुन लिया था तो फिर सोचा कि तुरंत बताएंगे ना तो सर को लगेगा कि सुन के बता दिए। ऐसा ही ना है, इसीलिए थोड़ा सोच के बताते हैं। हमको पढ़ाने लगता है सर, कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये पता है ना आपको? बताया है मैंने, स्लोप होता है। तो इस फोटो को देख के आपको क्या नजर आ रहा है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बोलो ना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या? ये बात समझ रहे हो ना? तो अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हो, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या निकालते हैं? अरे पोजीशन टाइम ग्राफ है, हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ना होता है। बोलो, स्लोप निकालते हैं। स्लोप देख के पता करते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है। द पोजीशन टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 चिल्ड्रन ए एंड बी। 2 बच्चे हैं, ए और बी हैं, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा होगा कि 2 बच्चों के लिए ग्राफ बना है, तो ए के लिए ये बना है और बी के लिए ये बना है। कह रहा है कि दोनों अपने स्कूलवा का नाम क्या है? से चलता है और पी और क्यू पहुंचता है अपने घर पे। तो बताओ ए का घर कहाँ है? पी पे। बी का घर कहाँ है? तो ये जो तुमको पी और क्यू नजर आ रहा है वो उनके घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर आपको बताना है, ये 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कैसे कैसे कौन कौन सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोलता है कि ए और बी में से बताइए वो कौन है जो लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। किसका घर स्कूल के नजदीक है? ए का नजदीक है। ये कैसे पता चला तुमको? कैसे पता चला? बोलो, तुम बताओ तुम। हाँ हाँ बोलो। मतलब आपको कैसे पता चला है कि ए का घर जो है वो स्कूल से ज्यादा नजदीक है? डिस्टेंस मतलब कहाँ से कैसे डिस्टेंस पता चला?
ओरिजिन से, हाँ ओरिजिन से पी कैसे, इधर ऐसे नाप रही हो, हाँ ऐसे ना जा रही हो, तो तुमने नापा कि ये और ये ऐसे करके। अच्छा बैठो। और कोई जो कॉन्फिडेंटली बता सके? ना, किसी को नहीं पता है। अरे ये कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? अरे हाँ ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैथ चल रहा है इधर। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस हुआ करता था, लेकिन अब की बार ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस का मतलब हुआ पोजीशन एक्सिस है। तो मान लीजिए कि ये है आपका 0, तो यहाँ होगा कुछ आपका 100 मीटर, बोलो ये होगा कुछ क्या 200, ये होगा कुछ क्या 300, ये होगा कुछ क्या 400, ये क्या होगा 500, ये कुछ समझ उमझ में आ रहे रे तुम हैं? तो ये क्या होगा 600, तो ये क्या होगा, तो होगा कुछ ये 8। तो तुम बताओ ना, ये जो P है वो O से कितनी दूरी पे है? तो हम इसी को ना देख कर बताएंगे कि स्कूल को अगर हम ओरिजिन माने हैं तो P जो है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? 500 मीटर की दूरी पे है? क्यों बताइए कितनी दूरी पे है? 800 मीटर की दूरी पे है। तो कौन नजदीक रहता है? कौन नजदीक रहता है? मतलब A नजदीक रहता है क्योंकि उसका घर कौन है? P है, तो A क्लोजर रहता है, तो B को काट दिया जाए, देन क्या B, तो A को काट दिया जाए, A lives closer to the school than B। अगला आपको बताना है कि A और B में से कौन स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, कौन पहले स्टार्ट कर देता है? A और B में से कौन पहले स्टार्ट कर देता है? बोलिए, A पहले स्टार्ट करता है कि B पहले स्टार्ट करता है? कितने लोग A कह रहे हैं कि A पहले स्टार्ट करता है? अच्छा, हाँ। कितने लोग B कह रहे हैं B पहले से? क्या बात है, इसमें भी बहुत लोगों ने हाथ उठाया। तो कोई है जो B वाले को एक्सप्लेन करेगा? हाँ बोलो। हाँ तो लगभग आधा घंटा पहले चलेगा तो आप पहुंच जाएगा। ये मान लीजिए 10 मिनट पहले भी चलेगा तो पहुंच जाएगा। इसलिए बी का डिस्टेंस स्कूल से ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम। नहीं, हुआ क्या ना कि छुट्टी हुई है, स्कूल से सब घर पहुंचने वाला है, तो पता करना है कि कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, कौन पहले ही स्कूल से निकल गया, ये ना पता करना है। आगे दोनों एक साथ स्कूल से निकला है तो ऐसा, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं दोनों एक साथ वाला, ऐसा कुछ सेम टाइम वाला ऑप्शन है नहीं। अब बैठ जाइए और सुनिए, कौन पहले स्टार्ट कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? समय देख के ही ना। समय वाला एक्सिस कौन है? ये समय वाला एक्सिस है, ये वाला ना है रे, हैं? तो बताओगे थोड़ा ए में मोशन कब स्टार्ट हो गया है? 0 पे ही, t = 0 पे ही मोशन स्टार्ट हो गया। देखो ना, थोड़ी देर के बाद पोजीशन बदल नहीं गया इसका। मान लो हम 1 सेकंड 1 मिनट ले लो, 1 मिनट के बाद पोजीशन कुछ ये है कि नहीं? अरे 2 मिनट के बाद पोजीशन कुछ ये है कि नहीं? 3 मिनट के बाद पोजीशन कुछ ये है कि नहीं? तो ये जो ए है, जो ए है उसमें मोशन t = 0 पे ही स्टार्ट हो गया है। अरे बोलो ना। तो मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और ये कितना है बताओ? ये अगर 5 मिनट है, अरे बाबू इस पर हम टाइम को ही नहीं लिखेंगे। अरे तो इसमें मोशन अब ना स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट समय गुजर जाने के बाद अब देखोगे तब इसमें मोशन स्टार्ट हुआ है, अब इसका पोजीशन बदलना शुरू हुआ है। कौन पहले स्टार्ट कर दिया है? ए पहले स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि बी जो होगा वो साइकिल से आता होगा, ए जो है पैदल आता होगा, तो छुट्टी हुई तो ए तो निकल गया तुरंत घंटी बजते ही। लेकिन बी क्या करेगा बताइए? पहले जाएगा साइकिल स्टैंड में, साइकिल लेके जब बाहर निकलेगा तो 5-10 मिनट समय नहीं गुजर चुका होगा, ऐसा ही कुछ ले लीजिए। 5 मिनट तक बी का पोजीशन, 5वें मिनट पे भी बी का पोजीशन कितना है? नहीं समझ में आ रहा है। 5वें मिनट पे भी बी का पोजीशन कितना है? 5वें मिनट पे भी वो अभी स्कूले में है। अब ना उसका पोजीशन बदलेगा। कौन पहले स्टार्ट करता है? ए पहले स्टार्ट करता है। तो ये बी को काट दिया जाए और इधर ए को काट दिया जाए। ठीक है, आपको बताना है कौन फास्टर है, कौन तेज चलता है, ए की बी? ए की बी? ये कैसे बोल रहे हो?
साइकिल अब वो जरूरी थोड़े है रे कि वो साइकिल से, अरे ये भी तो हो सकता है कि वो किसी को टाइम दिया होगा कि हम 15 मिनट रुकेंगे, कहीं बाद में वो भी पैदल ले जाए। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरे यार मैंने टीचर उचर को डाउट वाउट नहीं पूछा जाता है कभी तो सर हम 15 मिनट रुकेंगे, थोड़ा हमको डाउट बता दीजिएगा। आप लोग सबको अपने जैसा काहे समझ लेते हैं? कुछ लोग पढ़ने लिखने वाला भी होता है। बकवास मत करिए और इधर देखिए। मैं कह रहा हूं कि कैसे पता चला कि बी फास्टर है? अरे तो फास्टर स्लोअर के लिए स्पीड न देखोगे, स्पीड मत बोलो चूंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी न देखोगे। और पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे देखा जाता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या वेलोसिटी देता है? देख लो दोनों ग्राफ में से किसका स्लोप ज्यादा है, देख लो किसका, इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है। अगर पहाड़ होता है तो इस पर चढ़ना आसान होता है, इस पर चढ़ना, तो चूंकि बी का स्लोप ज्यादा है इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो बी फास्टर है। आप समझ रहे हैं? बी जो है वो फास्टर है। बी वॉक्स फास्टर देन क्या? तेरे की फास्टर देन क्या बताइए ना, ऐसा ही ना होगा। चलिए उसके बाद आपको बताना है दोनों में से कौन अपने घर पहले पहुंचता है? कब पहले पहुंचता है? तो तुम देखो ना बाबू रे, ये अपने घर पहुंचा है इस टाइम पे, इसी टाइम पे ना पहुंचा है, होगा कुछ मान लीजिए आधा घंटा 30 मिनट ले लिया जाए अपने से है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भी अपने घर पे ठीक इसी टाइम यानी 30 मिनट पे ही पहुंचा है? अरे बोलिए ना। हाँ एक्चुअली हुआ क्या है, भले इसने लेट से स्टार्ट किया है तो क्या है, अरे लेकिन साइकिल से ना है ये, अब भले इसका घर दूर है तो क्या है। तो सबसे पहले तो बाबू एक बात बताओ, इस समय तक कौन पीछे है? बी पीछे है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस समय की बात करें तो ए देखिए यहाँ है, अब बी तो अभी यहीं पे ना है, लेकिन बी थोड़ा तेज ना चल रहा है, तो यहाँ पे बी जो है वो ए को टाटा बाय बाय बोलेगा कि नहीं? और उसके अगले इंस्टेंट पे आप देखिए क्या हो रहा है, ए रह गया पीछे, अब बी चला गया, नहीं चला गया। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों एकदम सेम टाइम में पहुंचता है। आप डिफरेंट को काट दीजिए। अगला वाला कहता है कि बी या ए में से कौन ओवरटेक करेगा और कितनी बार ओवरटेक करेगा? ए बी को ओवरटेक करेगा कि बी ए को ओवरटेक करेगा? बी ना ए को ओवरटेक कर रहा है, आप समझ रहे हैं? हाँ, और कितनी बार करेगा? एक बार करेगा। तो हो गया बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, एक बार हो गया। तो ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में आया है? हम आगे बढ़े क्या, या दोबारा बताऊं इसको? बताओ कोई भी ऐसा पार्ट जो आप दोबारा जानना चाहते हो, आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अगला हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्या है बताइए? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कोई रेट देखेंगे हमेशा दो टाइप का देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेट। अरे बोलो, तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज हमेशा देखा जाता है एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट का एक टाइम इंटरवल देगा आपको। लेकिन इंस्टेंटेनियस देखा जाता है एट एन इंस्टेंट, और उसमें टाइम इंटरवल हम इनफाइनाइटली स्मॉल ले लेते हैं। क्लियर है? तो अब ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि आज के बाद से जब कभी भी आपको एवरेज लिखना होगा ना, तो एवरेज आता है डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी। एक मिनट, हाँ ठीक है, वो डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी आता है, क्योंकि फिजिक्स में सारा रेट लगभग किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। अभी समथिंग में क्या लिखा जाएगा? तो समथिंग में वही लिखा जाएगा जिसका ये रेट है। तो ये किसका रेट ऑफ चेंज है? तो यहाँ वेलोसिटी लिखा जाएगा। अरे बोलिए, नहीं समझ में आया? जब भी एवरेज की बात होगी ना, डेल्टा डेल्टा यूज होगा। आपको याद आ रहा है एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखे थे।
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखे थे कभी, आज के बाद से बहुत सारा भी हम लोग देखने वाले हैं। ये तो अभी दूसरा ना मिला है। आप मान के चलिए लगभग 10-12 को रेट हम पूरे 11-12 में पढ़ेंगे। क्या बोलते हो? तो हर बार हम लोग एवरेज भी देखेंगे और हर बार जब हम एवरेज देखेंगे हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा डेल्टा। तो चूंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो ऊपर लिखा जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी और नीचे लिखा जाएगा चेंज इन टाइम, या फिर टाइम बोलिए इसको। क्लियर है? चलिए, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात होती है तो इंस्टेंटेनियस के लिए कोई अलग से सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती। एवरेज के लिए ये वाला ब्रैकेट नहीं यूज किया जाता है। इंस्टेंटेनियस आप ऐसे ही लिख सकते हैं और उस केस में यह डेल्टा बदल जाता है किस में? ये बात आप एकदम याद रखिएगा, dv बाई dt, क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस के केस में टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है। तो अगर टाइम में चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल ही ना होगा। तो एवरेज हो गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस हो गया dv बाई dt। क्लियर है? चलिए, किताब आपके पास है ना? आप देखिए ये सब उसमें लिखा हुआ है। ये कौन सा किताब खोल रहा है? तो उसमें मिलेगा ये सब। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन में ऊपर जो आता है, बोलो बाबू, ऊपर में वेलोसिटी ना आता है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बाबू चेंज इन वेलोसिटी तो, एक मिनट, वेलोसिटी तो वेक्टर है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे वेलोसिटी ही ना मिलेगा। तो चूंकि ये ऊपर वाली चीज वेक्टर है और ये नीचे वाली चीज स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया जाता है तो हमको वेक्टर ही मिलता है। इसीलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT माइनस 1, सॉरी LT माइनस 2। हाँ ठीक बोल रहे, LT माइनस 2। कैसे पता करेंगे बाबू? यही तो हम इससे पता कर लेंगे। मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड सेकंड इज यूज्ड फॉर, तो टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा LT माइनस 2। ऐसा ही ना होगा? LT माइनस 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन है, ये एक क्या है? ये क्वेश्चन है जो कहता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, है ना बाबू। और पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वेलोसिटी एट क्या 0 सेकेंड। क्या किया जाए? जहां t है वहां पे 0 डाला जाए। तो बाबू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, इसी ए पार्ट के दूसरे पार्ट में वेलोसिटी एट कब पूछा है? 2 सेकेंड। तो क्या किया जाए? टी की जगह पे 2 डाल दिया जाए। तो बताइए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, एक बार फिर से ये कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। देख रहे हो? अब बताओ तीसरे पार्ट में वेलोसिटी कब पूछा है? 4 सेकेंड पे। तो क्या किया जाए? टी की जगह पे 4 डाल दिया जाए। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2, बताओ कितना आ रहा है? मुझे याद आ रहा है सवेरे वालों ने 10 मीटर पर सेकंड बताया था। ऐसा ही आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब सुनिए दूसरा बी पार्ट क्या पूछता है आपसे? एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 0। तो अगर एट बोल रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? बताइए एकदम t बराबर 0 पर कितना है? t बराबर 2 पर कितना है? इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? इंस्टेंटेनियस ना है। और अभी अभी हमने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है ना कि v इतना है। तो चलिए ना थोड़ा dv बाई dt करके देखा जाए कितना आ रहा है। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना?
नहीं ना पूछोगे कैसे आया ये, मत पूछना। हाँ, पहले को मिंटोस का पता नहीं कौन सी का प्रचार देता था, मेंटोस का, बोलता था दोबारा मत पूछना, याद है? हमारे जमाने में हुआ करता था। खैर छोड़, माइनस है तो माइनस दिया जाए, टू पार्टिसिपेंट नहीं करेगा और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और इस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और यही ना dv बाई dt तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन बराबर मिल गया कितना, 2t माइनस 2। एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, 2t माइनस 2। चलिए नए स्लाइड में चलते हैं और एक बार फिर से लिखते हैं। एक्सेलरेशन कितना आया था? अब बताइए, पहले पार्ट में आपको एक्सेलरेशन कब चाहिए? दूसरे पार्ट में 2 सेकंड पे, तीसरे पार्ट में 4 सेकंड पे। बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन एट 0 सेकंड, 2 गुना 0 माइनस 2 मिला जुला के -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन आपको 2 सेकंड पे चाहिए, तो टी की जगह पे 2 डाल दिया जाए और मिला जुला के बताइए ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आया? अरे आया क्या? और तीसरे पार्ट में तुमको 4 सेकंड पे चाहिए, तो बताइए टी की जगह पे 4 डाल दिया जाए तो कितना आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ रहा है? हो गया, ये हो गया। अब सुनो, सी पार्ट में क्या बोल रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है, एवरेज पूछ रहा है तो अब इंस्टेंट थोड़े पूछेगा, एक टाइम इंटरवल देगा। पहला टाइम इंटरवल दिया है 0 से 2 सेकंड। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमको निकालना है, देखिए सी पार्ट के पहले पार्ट में कि एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 टू क्या, तो अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब हुआ 2 सेकंड वाली वेलोसिटी माइनस 0 सेकंड वाली वेलोसिटी। अरे बोलिए ना, टोटल टाइम टेकन है ना ये। तो इसके लिए डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और सही बात है, 0 से 2 सेकंड के दौरान 2 सेकंड समय ही ना गुजरा है। ठीक है, आप बताइए जल्दी से कि वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी थी? जल्दी बोलिए। 2 मीटर पर सेकंड। और 0 सेकंड पे कितनी थी? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई ये 2 सेकंड है। सब मिलजुल के आंसर कितना हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन आया है 0। ठीक है। सेकंड पार्ट में बताइए एक्सेलरेशन कब पूछ रहा है? 0 to 4 सेकंड पे। सेकंड पार्ट में देखिए ना, 0 to 4 सेकंड पे पूछ रहा है। क्या करें? एक बार फिर से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करें, लेकिन अब की बार फाइनल वेलोसिटी, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 4 सेकंड की वेलोसिटी माइनस 0 सेकंड की वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई 4 सेकंड माइनस 0 सेकंड ना। अरे डेल्टा टी का मतलब हुआ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप बताइए 4 सेकंड पे वेलोसिटी, मुझको याद आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड आया था। देखिए 10 मीटर पर सेकंड नहीं आया है। और बताइए 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। और बच्चों डिवाइडेड बाई कितना? 4 सेकंड। ये सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बताओ, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? तो 2 मीटर पर सेकंड का सेकंड वन नीचे जाएगा, हई सेकंड मिल के मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो तुमसे पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन 2 से 4 सेकंड। ऐसा पूछ दिया आप लोग, कहाँ से कहाँ पूछ दिया? 2 से 4 सेकंड पूछ दिया। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 से 4 सेकंड पूछ दिया, नहीं पूछ दिया? तो क्या करेंगे हम लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अब की बार डेल्टा वी का मतलब तो चेंज इन वेलोसिटी ही हुआ, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का मतलब कब की वेलोसिटी? 4 सेकंड की वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब 2 सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ 4 माइनस 2। देखो बाबू, भले हम चेंज इन टाइम लिख रहे हैं तो क्या है, लेकिन देखा जाए ध्यान से तो ये टोटल टाइम टेकन है। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में टोटल कितना समय गुजरा है? 2 सेकंड ही ना गुजरा है। तो यहाँ से भी तो आपको 2 सेकंड ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है? 2 सेकंड। बताइए 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। माइनस 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। अरे निकाला था ना हमने फर्स्ट पार्ट में।
और डिवाइडेड बाई ये 2 सेकंड हुआ, तो मिला जुला के एक बार फिर से 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आप देखिए सारे पार्ट्स को एक बार फिर से। पहले पार्ट में तो बस टी की जगह पे, अरे पहले पार्ट में तो वेलोसिटी ही दिया था और वेलोसिटी ही पूछ रहा है, तो बस टी की जगह पे 0 डाल दो, 2 डाल दो, 4 डाल दो, हो गया। दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन एट पूछ रहा है, का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस ना, और बाबू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई, तो पहले इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए, तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब जब हमको चाहिए एक्सेलरेशन टी की जगह पे हम वो टाइम डाल देंगे, तो वही ना किया हम लोगों ने, 2 डाला, 0 डाला, 2 डाला और क्या 4 डाला। ठीक है, अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर रखिए और नीचे में टोटल टाइम टेकन, तो उसके लिए भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर लीजिएगा। अरे हो जाएगा ना, आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग कॉपी बना रहे हैं ना, लेकिन तुम में से आज तक कोई कभी हमको कॉपी ला के चेक नहीं कराया। कल लेके आएगा तुम लोग, कल थोड़ा लेके आना तो तुम, हाँ मोशन से तो एकदम कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारे, हाँ लेके आना तुम कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है, सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका रेडियस कितना मीटर है, 70 मीटर है, विथ कांस्टेंट स्पीड। ध्यान से देख लीजिए, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही, और कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। का मतलब हुआ जब पार्टिकल यहाँ होगा तभी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ होगा तभी 10 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल जब यहाँ होगा तभी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ होगा तब भी कितना 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या कहा था, अब गाड़ी के हेडलाइट का फोकस तो इधर ना है, गाड़ी चलते चलते यहाँ पहुंचेगा, इधर ना होगा, इधर ना होगा, इधर ना होगा। अरे बोलिए ना, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, हमसे यहाँ पर भी 3 पार्ट्स के और हर पार्ट के 4 पार्ट हैं, मैंने मिला जुला के पूरा 12 गो क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले में पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके कहां तक, बी तक, तो यही ना जर्नी है। इस दौरान थोड़ा एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। आप सुन रहे हैं? तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कहीं ना कहीं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब हुआ टोटल टाइम टेकन। तो पहले ये पता करिए कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है। तो सुनिए, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। तुम ध्यान नहीं दे रहा है क्या? किशन ध्यान नहीं दे रहा है? तुम ध्यान दे रहा है? यही पे ना ध्यान दे रहा है? ठीक, ये मैं कह रहा था, नहीं मतलब हमको लगा कि तुम कहीं खो गए हो। होता है, जिंदगी है। मैं कह रहा था कि ए से बी तक कितना समय लगा है ये हमको निकालना है। तो बाबू ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, पहले ही बता। ये यूनिफॉर्म मोशन है? बिल्कुल है। स्पीड कांस्टेंट मोशन और मोशन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन में 9वां क्लास वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमको पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, अरे बोलो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकाल लें। तो ये जो डिस्टेंस है ए टू बी की ना बात हो रही है रे बाबू, ए टू बी में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2 पाई आर का 1/4 है। अरे पूरा 2 पाई आर होता, ये 1/4 है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये पाई आर बाई 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार में कटेगा ना, तो पाई का मतलब हुआ आपका 22/7, आर का मतलब हुआ 70 मीटर, और नीचवा में 2 तो है ये है। यकीन करो कि इसका आंसर आने वाला है 11 सेकेंड। सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस न निकाल रहे हैं।
अरे सवेरे वाला सब बताया था ना, वही याद आ जा रहा है। अब आप बताइए टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए बाबू, तो डिस्टेंस है 110 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तब बताइए ना, 11 सेकंड नहीं आ गया? ये 11 सेकंड आ गया। अब कोई टाइम हम नहीं निकालेंगे, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक आने में 11 सेकंड, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी 11 ही सेकंड लगेगा। आप समझ रहे हैं? वो ढेर हो गया, निकाल लिए इतना हम लोग। लेकिन आइए हम पहले पार्ट यानी ए से बी तक एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, एकदम अलग से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए। फोटो आपको नजर आ रहा है? तो पार्टिकल को कहां से कहां पहुंचाना है अभी फिलहाल? ए से बी तक ही ना। अरे मोशन तो इसका और आगे भी है, लेकिन हमको मतलब बस यहां से लेकर यहां तक ही है। हमको मतलब कहां से कहां तक है? हमको मतलब बस उतना ही दूर तक के लिए है। हमको मतलब बस कहां से लेकर कहां तक है? ए से लेके बी तक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और जिसमें डेल्टा टी तो टोटल टाइम टेकन है, और टोटल टाइम टेकन हमने निकाल लिया है 11 सेकेंड। ठीक है, मेन मकसद है हमारा डेल्टा वी निकालना। तो डेल्टा वी का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस, चलिए अलग अलग से एकदम फुर्सत में हम इधर निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब कहाँ की वेलोसिटी? बी की वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कहाँ की वेलोसिटी? ए की वेलोसिटी। और थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझको बताइए, क्या ए और बी पे वेलोसिटी अलग अलग है? अरे ए पे भी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। बी पे भी कितना है? 10। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? नहीं, सब लोग बोलो मिलके, जीरो हो गया। चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन कितना? 0 हो जाएगा। अरे नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अरे होगा ना। कोई पता नहीं क्यों नो क्यों कह रहा है। कौन नो कह रहा है? हाथ उठा। कौन नो कह रहा है? नहीं, सवेरे वाला, तुम सवेरे आता है क्या? हर बात में नो बोल रहा है। तुम बोलो। अरे ये भाई, एक मिनट रुको, इधर मेरी तरफ सब लोग देखो इधर। आपको क्या लगता है ए पर वेलोसिटी और बी पर वेलोसिटी सेम ना है? इसमें किसी को डाउट है? ए और बी पे वेलोसिटी सेम नहीं है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ, कॉर्नर वाले। सिद्धार्थ बताएगा कि ए पर वेलोसिटी या बी पे वेलोसिटी सेम नहीं है। सेम है। सिद्धार्थ बोल रहा है आगे चल के गौतम बुद्ध बनेगा वो, उसकी बात हम कैसे नहीं मानेंगे? एक मिनट सुनिए, सेम नहीं है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? और वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है खाली डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और तो वेलोसिटी का क्या सेम है? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। अरे पागल, हम लोग बोलेंगे कि ए और बी पे स्पीड सेम है। क्या सेम है? वेलोसिटी सेम क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। ये बात समझ में आई? तो जब ए की वेलोसिटी या बी की वेलोसिटी सेम नहीं है तो क्या चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा? अरे बोलो ना यार। अरे दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है का मतलब डिफरेंस है। अरे बोलो जल्दी। हाँ, तो आइए अब हम थोड़ा सा बढ़िया से निकालते हैं कि वी माइनस वी कितना होगा। आपको याद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए, यानी हमको दो वेक्टर्स को जोड़ना है। किसको किसको? वी ए और सॉरी वी बी और माइनस वी ए जोड़ना है। चलिए ढूंढिए वी बी कहाँ है? तो वी बी यही ना है। तो एक काम करिए बाबू, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए जैसा ही बेचारा है। कौन है ये?
और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है रे बाबू। अब तुम बताओ माइनस ऑफ वी ए तुमको कैसे मिलेगा। तो ये है वी ए, पलट दें, देख सब यूज होगा, मैंने बोला ना रे तुमसे, वो जितना पढ़े मैथमेटिकल टूल्स में सब यूज होगा। माइनस ऑफ वी ए तुमको कहां से मिलेगा, किसी भी वेक्टर को पलट दीजिए वो अपने आप का ही नेगेटिव हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो इसको आप पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा रे तो नीचे ना आ जाएगा, तो ये कुछ और नहीं, यही तो है माइनस ऑफ वी ए। लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। हेलो, पलटने से डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ता है। अब बताइए हमको जोड़ना किसको है, वी बी और माइनस वी ए को ना जोड़ना है। तो ये है वी बी और ये है माइनस वी ए। जोड़ने के लिए आपको याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो यही तो है वी बी प्लस माइनस वी ए, वी बी प्लस यानी कि डेल्टा बी, यही है डेल्टा बी। अब आप बताइए डेल्टा बी मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, तो ये 10, ये 10, तो ये कितना, अब बोल दो 20 बोल दो तुम, 10 बोल दो सर 20 होता है। अरे यार ये तो एक स्क्वायर ना हो गया, जिसके साइड का लेंथ 10 है, तो डायगोनल कितना होगा 10 रूट 2 बाय तेरे की। ये अगर a होता है, ये a होता है, तो ये कितना होता है, a रूट 2 नहीं होता है ना बाबू। बहुत बढ़िया, तो कहने का मतलब है कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 2 और मीटर पर सेकंड। और बताइए इसका डायरेक्शन भी तो होगा, नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, और इधर वाले डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अलोंग क्या, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया डेल्टा बी। जो आपको लग रहा था 0 वो इतना आया है, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड अलोंग किधर, साउथ वेस्ट। ये आपको समझ में आया है। और अब हम तैयार हैं एवरेज एक्सेलरेशन लिखने के लिए। तो बताइए डेल्टा बी की जगह पे क्या लिखा जाए, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड अलोंग क्या, साउथ वेस्ट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का मतलब टोटल टाइम टेकन ना, और टोटल टाइम टेकन कितना आया था 11 सेकंड आया था। तो आप नीचे में 11 सेकंड लिखिएगा, तो लिख दीजिए 11 सेकंड। तो मिला जुला के आंसर फाइनल कितना आ गया, 10 रूट 2 बाई 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अलोंग किधर, साउथ। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि बाकी के आप करके आइएगा, आप यहां से यहां तक के लिए, फिर यहां से यहां तक के लिए, और फिर एक कंप्लीट चक्कर के लिए, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं आप करके आइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग।